बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम लोग अभी तक मोशन इन वन डायमेंशन सीख रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या था कि हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन को एनालाइज कर रहे थे। जब x था हॉरिजॉन्टल था तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, जब वर्टिकल था तो सिर्फ वर्टिकल था। लेकिन अब जो चैप्टर हम लोग सीखने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशंस, उसमें क्या है कि ना सिर्फ एक डायमेंशन में मोशन नहीं होगा, दोनों ही डायमेंशन में मोशन होगा। और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में सीखना है। जैसे 1D में क्या होता था, वन डायमेंशनल मोशन में या तो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता था या फिर क्या होता था वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो ऊपर या नीचे या किसी एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। लेकिन जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D की बात में क्या था, जैसे यहाँ पे अगर x y कोऑर्डिनेट हम देखें और यहाँ बॉडी का मोशन कुछ इस तरह का देखें, मतलब अगर ये वेलोसिटी है बॉडी का तो इसका कंपोनेंट x में भी होगा और y में भी होगा। मतलब दो डायमेंशन में है मोशन, एक डायमेंशन में नहीं है बल्कि दो डायमेंशन में है। जैसे हमने यहाँ देखा x और y, मतलब कॉमनली हम x और y लेते हैं। आप xy ले सकते हैं एक बार में, या फिर yz ले सकते हैं, या फिर xz ले सकते हैं। मतलब दो डायमेंशन में जो है मोशन हम देख सकते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या है कि ये 1D और 2D का एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रख दिया। अगर आगे हम एनालाइज करें इसको तो इक्वेशंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इक्वेशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक बात समझने की जरूरत है कि 2D के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का एक सबसे आसान सरल चीज मैं आपको बताऊं कॉमन स्टूडेंट की नजर से, टीचर की नजर से, कि 2D क्या है। सबसे पहले 1D क्या है, या तो x या फिर y। 2D क्या है, x y दोनों। तो 2D को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए, कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाई पड़े, उस पे क्या करेंगे हम लोग कि 2D के किसी भी सवाल को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, है ना। 2D के किसी भी सवाल को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक x में तोड़ देंगे, एक y में तोड़ देंगे। मतलब 2D को हम कन्वर्ट कर देंगे दो 1D में, एक x की तरफ एक y की तरफ, ठीक है। 2D की किसी भी चीज को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक x में एक y में, मतलब एक 2D को हमने दो 1D में तोड़ दिया। 1D का सारा ऑपरेशन हमको आता है और लास्ट में हम क्या करेंगे कि वो जो x और y अलग अलग 1D था उसको रिकंबाइन करके 2D बना देंगे। अब रिकंबाइन कैसे करेंगे, रिकंबाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि x के साथ i कैप लगा देंगे, y के साथ j कैप लगा देंगे। मतलब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम डेमोंस्ट्रेट करने वाले हैं कि कोई भी 2D का प्रॉब्लम हो उसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, दोनों ही 1D बना देंगे। दोनों 1D बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि ना जो ऑपरेशन हम जानते थे 1D में वही ऑपरेशन करेंगे और लास्ट में रिकंबाइन कर देंगे। तो समझने की चीज क्या है कि अभी से पहले हम लोग क्या जानते थे, अभी से पहले हम तीन इक्वेशन जानते थे, v बराबर u प्लस at कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, ध्यान दो भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब 1D बनता, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों ही इक्वेशन हम लोग जानते थे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम यूज करते थे इसको। अब क्या है कि जब इसको 2D में यूज करना होगा, ये तो मैंने सिंगल हमने यूज किया, अगर 2D में यूज करना होगा मतलब x और y में अलग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2D में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे कि जैसे v बराबर u प्लस at है ना, v बराबर u प्लस at, तो क्या है यहां x यूज किया तो ux और ये भी क्या ax। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग जानते हैं ना, तो यहाँ क्या sx, यहाँ पर ux और यहाँ पर क्या ax, और यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, तो यहाँ vx का स्क्वायर ux का स्क्वायर ax और यहाँ क्या sx। मतलब क्या किया हम लोगों ने, मतलब ये कि अगर x यूज किया तो सब कुछ x का यूज किया, देख पा रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पर जो वेक्टर चीज है वो क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के वेक्टर है नहीं। तो अगर हमने x का यूज किया तो सब कुछ x का यूज किया, इसका कोई दो राय नहीं। और जब y का यूज करेंगे तो सब कुछ y का, vy बराबर uy प्लस ay t यूज करेंगे, है कि नहीं, सब कुछ y का यूज करेंगे।
एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, और यहाँ क्या वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वाई एस वाई। मतलब अब हम जो यूज कर रहे हैं वो सब कुछ y का यूज कर रहे हैं, अब हम जो यूज कर रहे हैं वो सब कुछ y का यूज कर रहे हैं, और यहां जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब कुछ क्या यूज कर रहे हैं, x का यूज कर रहे हैं। बात मेरी समझ पा रहे हो कि अभी तक ये तीन इक्वेशन हम जानते थे, अब तीन इक्वेशन को क्या या तो सिर्फ x में यूज करेंगे या फिर सिर्फ y में यूज करेंगे, और लास्ट में हम चल के रिकंबाइन कर सकते हैं। रिकंबाइन कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, मैं सब कुछ आपको बहुत विस्तार से और खूब अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है 2D को डील करने। टू डायमेंशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ऐसे अगर कॉमनली किसी बच्चे से पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तो क्या आंसर करता है ना कि आप किसी बॉडी को लीजिए और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंक दीजिए, तो ये जो मोशन डिस्क्राइब होगा उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब तो बच्चा कहता ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हमने x माना, यहाँ y माना और यहाँ किसी बॉल को किसी थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल पर से फेंका, तो ये जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कोई भी कहता है कि तो ये तो मतलब एक सिंपल फिजिकल डेफिनेशन हो गया कि हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा दिखता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में इसका मतलब ये है कि ये बॉडी है ऐसा, उसको हमने किसी एंगल पे फेंका, ऐसा गया दिख रहा है आपको। डेफिनेशन जब हम लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या होगा? A body will describe projectile motion if the angle between velocity and constant acceleration यानी constant force will be थीटा, और थीटा जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। थीटा 0 से 180 क्या इक्वल नहीं है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ना थीटा 0 डिग्री हो सकता है, ना थीटा 180 डिग्री हो सकता है। थीटा या तो मतलब 0 से लेके 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपकी बात पूरे अच्छे से पल्ले नहीं पड़ रही। आखिर ये मामला क्या है? मामला क्या है कि a body will describe projectile motion, एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब करेगा if angle between velocity and constant acceleration, इसको हम constant force बोलते हैं, उनके बीच का एंगल थीटा होगा। थीटा 0 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, जब भी होगा 0 से 180 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा ही 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। 0 180 नहीं होना चाहिए तो मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अब इसको एनालाइज करें, अगर 0 180 हो तो क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन, तो मोशन कैसा हो गया? वन डायमेंशन हो गया, और साथ साथ कैसा हो गया? एक्सेलरेटेड हो गया। वन डायमेंशन तो था ही, साथ साथ क्या हो गया? एक्सेलरेटेड हो गया। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वेलोसिटी अगर इधर है तो एक्सेलरेशन उल्टा हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180। इसे क्या मतलब है कि अभी भी तो मोशन वन ही है ना, एक ही डायमेंशन में है ना, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। यहां एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये थीटा 0 और 180 हो गया तो तय है कि क्या हो रहा है इसमें? ये 1D हो रहा है। 2D कैसे हुआ? 2D यानी कहीं पर भी तो वेलोसिटी ले लो, इस जगह पे वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, जी हमेशा वही रहेगा। यहां वेलोसिटी दे दी है आपको, तो एंगल क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, थीटा यहाँ अल्फा बन रहा है, इसको ये थीटा एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये तो 90 से बड़ा है, लेकिन 0 180 के बीच में है। यहां भी क्या कोई एंगल बन रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे चले आओ, यहां ऐसे वेलोसिटी होगा, नीचे की तरफ जी होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन कहीं भी 0 या 180 नहीं होगा। यहां आगे चले आओ, यहां वेलोसिटी है, यहां जी है, ये एक्यूट एंगल बनना शुरू हो गया।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब तुम्हारी बात समझ में आ रही होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में होगा, कभी 0 180 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा तो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, और वन डायमेंशनल मोशन जो है वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है और रिटार्डेशन भी हो सकता है कि नहीं। यहां हम क्या देख सकते हैं, इन जगहों पर, इन सारे जगहों पर हमने देखा है कि भाई 0 180 नहीं, 90 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन 0 180 नहीं होगा, उसके बीच में कुछ भी होगा। तो ये फिजिक्स के टर्म्स में डेफिनेशन हमने जाना प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब होने के टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 180 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 180 होगा, 90 भले हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन सीखने के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन पढ़ाएंगे, हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे 1D वाले का, और उससे हम इसको एनालाइज कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम तीन चीजों का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो पहले एक चीज दिखा दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या देखा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा है कि किसी बॉडी को हम u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर, और ये बॉडी ऐसे जाता है, जो थीटा है वो क्या है, उसको मानते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मानते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और u क्या होता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इस स्पीड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि पॉइंट मार्क करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं, ये ओरिजिन है 0,0, ये जो पूरा दूरी है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं हम लोग, कितने रेंज तक गया है प्रोजेक्टाइल, ये कैपिटल R हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग h max, हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। यहां पॉइंट नंबर 2 मार्क कर देते हैं, यहां पॉइंट नंबर 3 मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन है तो हम लोग x और y का वैल्यू तो बता ही सकते हैं, ये 0,0 है, और ये 3 नंबर पॉइंट है, यहां पर तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेंज, और y कोऑर्डिनेट क्या, 0। क्यों 0, क्योंकि ये तो x ही एक्सिस पर है ना, इसको x एक्सिस माना है, इसको y एक्सिस माना है। अब इस वाले पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा रेंज है, ये आधा है उसका, ये पूरा रेंज है, ये इसका आधा है, तो ये क्या हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा r/2, और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, h max, ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h max हो जाएगा, है ना, ये r/2 और ये h max हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 2D का सवाल है, 2D का कॉन्सेप्ट है, उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, x में और y में, और 1D वाला चीज यूज करेंगे। देखना कि हम उसको x y तोड़ते हैं। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। तीन चीजें हमें निकालनी, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से यहां जाने में पूरा समय कितना लगा, हवा में कितना समय लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा रेंज, मतलब ये कितना दूर तक गया, और तीसरा h max, कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया। तो पहले हम पॉइंट 1 से 3 तक जाते हैं, तभी ना, इनिशियल 1 है और फाइनल क्या है, 3। इनिशियल 1 है, फाइनल 3 है। इनिशियली ux की फिर बात करें, अच्छा u ऐसा है ना, तो इस तरफ ux हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, uy हो जाएगा, इस तरफ ux हो जाएगा और इस तरफ uy हो जाएगा। ux देखना है तो u cos थीटा सिखाया मैंने आपको, तोड़ना प्रोजेक्शन, u cos थीटा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, uy u sin थीटा। ax की बात करें तो एक बहुत नोटिसेबल चीज क्या है कि हमेशा ही जो एक्सेलरेशन है वो तो नीचे की तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एयर फ्रिक्शन कुछ भी नहीं कंसीडर करते हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ये एकदम क्लियर है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब तक कोई अलग से ध्यान नहीं करें। तो ax हमेशा ही क्या होगा, 0, और ay हमेशा क्या रहेगा, -v। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचो वो लोग जो प्लस माइनस g करके सीखते होंगे उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ay बराबर क्या है, -v। अगर हम sx की बात करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि x का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस x का इनिशियल कोऑर्डिनेट। अच्छा x का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, x का फाइनल कोऑर्डिनेट है कैपिटल R, है ना, या 3 पे कैपिटल R, इनिशियल क्या है 0, तो r - 0 क्या बचा r। अच्छा sy की हम बात करें तो y का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस y का इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो y का फाइनल कोऑर्डिनेट यहां पे क्या दिख रहा है 0, और इनिशियल भी क्या दिख रहा है 0, तो फाइनली ये क्या आ गया 0, तो y का फाइनल कोऑर्डिनेट भी आ गया 0।
जो टाइम लगा उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, TF, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब हम लोग कैसे इसको एनालाइज करेंगे? हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे SY बराबर UYT प्लस हाफ AYT का स्क्वायर। तो सोचोगे यही फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों यूज किया है? अरे मामला ये था ना कि टाइम निकालना था, अब SX तो यूज कर नहीं सकते थे, वो तो नहीं, वो तो निकालने के वाला चीज है। SY हम जानते हैं कि 0 के बराबर है, तो हमने लिखा SY यहां 0, UY का मतलब हो गया U sin थीटा इनटू T माइनस हाफ G T स्क्वायर। अब यहां अगर हम T कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? U sin थीटा माइनस हाफ G बराबर GT बराबर क्या? 0। तो अब टाइम का फॉर्मूला या तो 0 हो जाएगा या फिर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? 2U sin थीटा बाई क्या? G। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा हवा में दे रहा है। अच्छा, नॉर्मल लोग ऐसे सीखते हैं। आपको ये भी जानना है कि इस U sin थीटा को, इस U sin थीटा को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? UY तो लिख सकते हैं ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? 2UY/G। अच्छा, इस G को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AY तो लिख सकते हैं, AY मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। आप यहां से कंफ्यूज मत होना, AY मैग्नीट्यूड के टर्म्स में माइनस यूज किया है हमने यहां, तो यहां मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? 2UY/AY, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब आगे हम क्या करेंगे कि रेंज निकालना है। तो यहां से यहां जब हम गए तो Sx है रेंज, Sx क्या है? रेंज। तो Sx अगर रेंज है तो Sx बराबर क्या लिखेंगे? uxt प्लस हाफ AXT का स्क्वायर। अब ux का मतलब क्या हुआ? u cos थीटा, और यहां t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, x तो हमेशा ही क्या है? 0। यहां जाने में जो समय लगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही। हम लोग लिख सकते हैं आगे Sx की रेंज है हमारा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। लिख रहा है साफ साफ। अच्छा, इस रेंज को और क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स u cos थीटा मतलब ux, u sin थीटा मतलब uy, और ये क्या? ये y, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ux into uy by ये बड़ा फायदा होगा इसका। मैं आगे चल के आपको सवाल कराऊंगा। यहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ uy पर डिपेंड किया, यहां ux uy दोनों पर डिपेंड किया। आगे हम लोग चाहें तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहां पर u और u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में खूब अच्छे से सीखा है। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g। ये भी एक फॉर्मूला आपके पास आ गया है। तो हमने 1 और 3 पॉइंट को एनालाइज करके क्या किया? 1 और 3 पॉइंट को एनालाइज करके हमने बड़ी आसानी से रेंज निकाल लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब Hmax निकालना हम चाहते हैं, तो Hmax निकालने के लिए तो 1 से 2 पे जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 से कहां जाना पड़ेगा? 2 पे जाना पड़ेगा। फिर वही काम xy तोड़ के लिखेंगे हम, इधर x इधर क्या? अच्छा, फर्स्ट नंबर ही पॉइंट है तो ux तो अभी भी क्या रहेगा? ux इनिशियल u cos थीटा, uy क्या रहेगा? u sin थीटा, ax तय है कितना रहेगा? 0, ay तय है कितना होगा? माइनस g। sx की बात करें मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना? sx यानी फाइनल x कितना है? r/2 और इनिशियल कितना है? इनिशियल क्या देख पा रहे हो? 0। ये हो गया r/2। sy की हम बात करें तो y फाइनल माइनस y इनिशियल, फाइनली y कितना है? hmax y कोऑर्डिनेट, और इनिशियली कितना है? 0। ये hmax माइनस 0 तो कितना बचा? बस hmax ही ना बचा। कितना बचा? hmax ही बचा। तो ये देखिए ऐसे भी यहां जाने में y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? hmax, और x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रेंज का। तो समय कितना लगेगा? जो टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में पूरा समय लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाने में पूरा समय लगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आधी दूरी को तय करने में तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही लगेगा ना, यानी 2u sin थीटा बाई g का आधा। 2 कट ही गया तो u sin थीटा बाई g कितना लगेगा? u sin थीटा बाई g। ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे sy का। sy विल बी इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। uy यानी u sin थीटा इनटू टाइम यानी u sin थीटा बाई g माइनस हाफ इनटू g इनटू
टाइम का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का स्क्वायर। एक जी तो कट ही जाना है, एक जी बड़ी आसानी से कट जाना है। अब यहां पर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 1 कॉमन माइनस 1/2 ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये जो sy है जिसको कि हम लोग h max बोल रहे हैं, h max वो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1/2 यहां बचेगा तो 2g। ये फार्मूला हमारे पास h max का बड़ी आसानी से चला है। अच्छा इसी h max के फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h max will be equal to u sin थीटा यानी uy का स्क्वायर, uy का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ay। इस तरह से भी फार्मूला चला है। तो हम लोगों ने इस पूरे डेरिवेशन में क्या किया, तीन इंपॉर्टेंट चीजों का फार्मूला निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना। कैसे किया कि ये प्रोजेक्टाइल था, यहां 1 2 3 पॉइंट लिया, ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, 3 पॉइंट मार्क किए, 1 ऑरिजिन 0 0, 3 रेंज को 0, ये जो 2 पॉइंट है वो r/2 रेंज का आधा h max दिया, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं हम। 1 से 3, 1 से हम 3 जा रहे हैं डायरेक्ट, तो हमने ux लिखा, u cos थीटा, uy लिखा, ax हमेशा ही 0, ay माइनस g, sx रेंज के बराबर और sy 0 की कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए sy का फार्मूला यूज किया और 2uy/ay भी आया। रेंज निकालने के लिए sx का फार्मूला यूज किया। आगे आंसर अब क्या है कि h max निकालने के लिए हम 1 से 2 पे गए, 1 से 2 पर h max निकालने के लिए ये x है, ये y फिर से लिखा, बस यही क्या था कि sy अब की h max होगा और sx जो होगा वो रेंज बाय 2 होगा, एकदम समझ लीजिएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा टाइम, वो भी टाइम देख लिया, sy का फार्मूला यूज किया और वहां से h max चला आया। तो इसको 2-3 बार लिखकर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, 11th के एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला लास्ट में दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इतना ही होता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं जो मैं कराऊंगा। हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें u का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकंड, थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, नोट ही करेंगे, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लैंग्वेज में यूज करता है क्वेश्चन में। और जो स्मॉल u होता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अगर u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दिया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है और 3 पार्ट में आपसे वही डायरेक्टली पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा और h max कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहे, फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई g, यानी 2 into u मतलब 20 into sin थीटा यानी 1/2 और यहाँ 10, फिर यहाँ माइनस को पुट कर देना है, माइनस हमने लिया था अपने डेरिवेशन में तभी ना ये रिजल्ट आया था। तो ये 2 ये कट गया, यहाँ क्या बचा, 2 सेकंड्स बचा। दूसरा रेंज की बात करें हम लोग, रेंज क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री, 2 into 30 करोगे ना तो साइन 60 होता है √3/2 और यहां पर 10 मौजूद है, तो ये 20 और ये 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अब तीसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। तीसरे पॉइंट का मतलब है h max पूछा गया है। h max मतलब क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यानी 20 का स्क्वायर, साइन थीटा यानी 1/2 का स्क्वायर और यहां पर 2g यानी 2 into 10, तो ये 20 कट ही गया, ऊपर 20 बचा और नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी यहां क्या बचेगा, 5 मीटर बचेगा। जो मैक्सिमम हाइट है वो 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कुछ सवाल है जो आप कर सकते हैं। बाकी जो पिछला डेरिवेशन फार्मूला था उसको 2 बार 3 बार कम से कम लिखकर प्रैक्टिस करना, दिमाग में सेट करना कि पहले हमने xy में तोड़ा था, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए sy यूज किया था, रेंज निकालने के लिए sx यूज किया था 1 से 3 जाने में,
और फिर 1 से 2 हम गए थे तो वहां हमने SY का इस्तेमाल करके Hmax निकाला था। तो ये हमारा तरीका होगा सॉल्व करने का, ठीक है।